हेलो, गुड इवनिंग क्लास। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं अच्छे अगर अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो ये भी आशा करते हैं कि तुम सबका पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो आज है नियंत्रण एवं समन्वय का लेक्चर नंबर कितना, फोर्थ, और ये लास्ट लेक्चर है। इसमें क्या हो जाएगा, खत्म। देखिए चैप्टर क्या था, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें हम लगभग पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है वो बता दिए। मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय दो तरीका से होता है। एक तो बोले थे तंत्रिका तंत्र के द्वारा, उसके सारे सिस्टम को हम कंप्लीटली कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम बोले थे कि उसके रासायनिक द्वारा, मतलब जंतु में रासायनिक यानी कि हार्मोन के द्वारा कैसे नियंत्रण में समन्वय होता है, हम वो पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हल्का से क्या कर लेते हैं भैया, रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ताकि मतलब रिवीजन करेंगे जिससे कारण तुम क्या करोगे, भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़े थे, ठीक ना, कितने तरीके से, दो तरीके। एक उद्दीपनों को ग्रहण करके, यानी कि अनुवर्तन गति बोलते हैं उसी को। क्या बोलते हैं, अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गति होता है टोटल 4। प्रकाशानुवर्तन, तो जब प्रकाश की ओर गति करे तो प्रकाशानुवर्तन। कौन, पेड़ पौधा। गुरुत्वानुकर्तन, सॉरी गुरुत्वानुवर्तन, जब गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करे पेड़ पौधा। कौन भाग करता है, जड़। और प्रकाशानुवर्तन में कौन करता है, तो शीर्ष। जल की ओर गति करे तो जलानुवर्तन। रासायनिक पदार्थों की अधि ये सब तुमको देखने को मिलेगा प्राग्नली में, ठीक ना। उसके बाद दूसरा बोले थे हार्मोन के द्वारा, यानी कि पादप हार्मोन के द्वारा, यानी कि रासायनिक विधि के द्वारा। तो उसमें पादप हार्मोन भी कितने था भैया, 5। कितने भैया, 5। पहला था ऑक्सीन। क्या था, ऑक्सीन। ऑक्सीन, इसका कार्य तुम सबको आदि होगा। उसके बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। भैया इसका 3 कार्य, इसका भी 3 कार्य, इसका 2 कार्य, इसका भी 2 कार्य, इसका सिर्फ 1 कार्य। ये गैसीय अवस्था में होता, फल पकाता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, हार्मोन के प्रभाव को रोकता है, और पत्ता उत्ता जो गिरता है झड़ने का कारण यही है। साइटोकाइनिन क्या है, कोशिका विभाजन को तेजी करता है और पत्तियों को ज्यादा समय तक हरा रखता है। तुम सब सिर्फ सुनेगा। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या है सच्ची, तो पेड़ पौधा की क्या करता है, लंबाई को बढ़ाता है। क्या करता है, लंबाई को बढ़ाता है। उसके बाद अंकुरन में, बीज के अंकुरन में और फूल को खिलने में। और उसके बाद ऑक्सीन क्या है, तो ऑक्सीन भैया मतलब ये लंबाई, सॉरी मोटाई, ये क्या करता है, मोटाई बढ़ाता है, यानी कि कोशिका विभाजन करके मोटाई बढ़ाता है। प्रकाशानुवर्तन में और फल के विकास में। ये हो गया पेड़ पौधा में कैसे। और जंतु में तो हम अभी कल ही पढ़े ही थे, कल की क्लास में पढ़े। जंतु में तंत्रिका तंत्र के द्वारा, ये तंत्रिका उत्तक के द्वारा बनाता है, जो कि न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का चित्र पढ़े थे। न्यूरॉन में जो होता है डेंटाटाइन क्या करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है। और एक साइटोन उसको क्या करता है, विद्युत आवेग में बदलता है। और दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। और उसके बीच में जो आयनिक द्रव होता है उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अगर तुम सबको अगर अच्छी से याद हो तो। उसके बाद मस्तिष्क के बारे में पढ़े थे, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। आगे वाला भी 2 भाग, डायनासेफलन और सेरिबेलम, सॉरी सेरिबेरम। क्या बोले, सेरिबेरम, सेरिबेलम नहीं, सेरिबेरम। सेरिबेरम बुद्धि चतुराई का कहना है, अगर नहीं रहेगा तो बच्चा मन बुद्धि रहेगा। डायनासेफलन माथा दर्द, ताप नियंत्रण, ये सब आंसुओं पर निर्देश करता है। मध्य मस्तिष्क संतुलन बना रखता है। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग था, बताओ, सेरिबेलम, पोन्स बेरोलाई, मेडुला। ये सब का कार्य हम अच्छे से क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में तुमको टेलीग्राम पे नोट्स भी डाल दिया जाएगा। अब आते हैं भैया जंतु में, हेडिंग डालते हैं, जंतु में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। तो भैया जंतु में रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा था भैया, हार्मोन के द्वारा। तो हार्मोन के बारे में बता दी भैया, ये क्या है भैया, कार्बनिक यौगिक सोचिए भैया, कार्बनिक यौगिक जो बहुत ही कम मात्रा में क्या करता है, निकलता है। और किसमें मिल जाता, तो याद रखना, रक्त में। और कहाँ पहुंचता भैया, लक्ष्य अंग तक। कहां तक, लक्ष्य अंग तक। ध्यान से समझो, ये कहां से निकलता, तो याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियां से। कहां से, अंतःस्रावी ग्रंथियां से, जो अंदर, जो पिछली क्लास में हम यहां तक बोले थे। तो भैया हार्मोन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये का बहुत ही कम मात्रा में निकलकर किसमें मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है, यानी कि ये खून में मिल जाता है।
और जहां पर इसका जरूरत होता है भैया, जैसे कि दवा खाते हो, माथा दर्द कर रहा, दवा खा लेते हो, तो दवा कहाँ जाता है, रियल में रक्त में जाकर, यानी कि ब्लड में मिल जाता, और वो ब्लड लेकर जाता है माथा के पास और जाकर क्या कर देता, सही कर देता। सेम उसी तरह से हार्मोन भी एक मतलब द्रव्य की तरह ही होता है, जो किस में जाकर मिल जाता है, तो याद रखना ब्लड में, किस में मिल जाता है, ब्लड में, और जहां पर इसका जरूरत होता है वहां पर ये जाकर अपना काम करता है, और ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, और उसी को बोलते हैं भैया लक्ष्य अंग। समझ में आएगा ना? जैसे कि तुम सब भैया, जिसका मान लो कि बाल बढ़ना किस हार्मोन का देन है, तो आगे जाकर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो वो हार्मोन क्या करता है, रक्त में मिलकर कहाँ जाता, बाल गिर जाता, और बाल को क्या करता, तेजी से ग्रोथ करता। अगर कम निकलेगा तो कम बाल बढ़ेगा, ज्यादा निकलेगा तो बाल ज्यादा बढ़ेगा। और ये किस ग्रंथि से निकलता भैया, अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो भैया अब पढ़ेंगे भैया अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है। तो याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां ये क्या होता है, तो भैया जिससे हार्मोन निकलता है, ये शरीर के अंदर पाया जाता है। टोटल कितने अंतःस्रावी ग्रंथियां होता है शरीर में, तो होता है बहुत सारा, लेकिन हमको पढ़ना ओनली 6। कितना पढ़ना भैया, 6, ठीक ना। पहला सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि है वो, उसको बोलते हैं भैया पीट्यूटरी ग्रंथियां। क्या, पीट्यूटरी ग्रंथियां। इसका 2 नाम है, एक बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। याद रखना सबसे पहला ग्रंथि क्या है, पीट्यूटरी ग्रंथि है। अच्छा, ये पीट्यूटरी ग्रंथि से क्या निकलेगा, तो याद रखना हार्मोन। कौन हार्मोन निकलेगा, तो इसका स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन। क्लियर, समझ में आ रखना है। यानी कि ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथिया में सबसे पहला कौन आता है भैया, पीट्यूटरी ग्रंथिया। कहां पर पाया जाता है, तो देखो यहाँ पर दिमाग है ना, यहाँ देखो मस्तिष्क, जहां लोग महिला लोग बिंदी टिकली जो सड़ती है यहाँ पे, यहीं पे पाया जाता है कौन, पीट्यूटरी ग्रंथिया। कौन, पीट्यूटरी ग्रंथिया। अच्छा, इसे मास्टर ग्रंथिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे, तुम्हारा 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले नंबर इस सब को हम मिटाते हैं, ये सब तो तुम सबको नोट्स में मिल जाएगा, हार्मोन के बारे में ये सब नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको मिटाकर फिर से आराम से क्या करते हैं, अच्छे से बोर्ड पर लिखते हैं, ताकि फिर बाद में दिक्कत तुम सबको नोट्स करने में ना, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर लिख रहे थे, निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे पहला कौन था, पीट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, ठीक है। कहां पर पाया जाता, तो सबसे पहले लिखेंगे भैया इसका स्थान कहाँ है, तो भैया जहां पे महिला बिंदी साधती है, जहां पर महिला बिंदी साधती है, वहीं पर यह पाया जाता, ठीक है। अच्छा, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है ये भी बता देते हैं भैया। तो याद रखना वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन छोटू, तो याद रखना वृद्धि हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। अच्छा, इस हार्मोन का कार्य क्या है, लिख देते हैं, हार्मोन का कार्य भी लिख देते हैं, या तो डायरेक्ट खाली कार्य लिख देते हैं, तुम सब समझ ही जाओगे, इतना तो इंटेलिजेंट हो गई भैया। इसका कार्य क्या है भैया, हड्डी और मांसपेशियों में वृद्धि करना, हड्डी तथा मांसपेशियों का वृद्धि करना, मतलब विकास करना, मतलब बढ़ाना। जैसे कि बच्चा रहता है ना, तो बच्चा से धीरे 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 बच्चा मोटा होता, क्या होता, मोटा होता, बड़ा होगा, हेल्थकर होगा। वो कौन हार्मोन के कारण था, वो कौन कंट्रोल करता, कौन नियंत्रित करता कि भैया कब ज्यादा मोटा होना, कब पतला होना, ये कौन कंट्रोल करता है, तो याद रखना पीट्यूटरी ग्रंथिया से निकलने वाला हार्मोन जिसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्लियर, क्या करता, हड्डी तथा मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। अच्छा, यदि हार्मोन ज्यादा निकला तो सिंपल मोटा ज्यादा हो जाएगा, अगर कम निकला तो बौना हो जाएगा, छोटा सा। देखते हैं ना, कहते भैया बहुत भूटा भूटा नहीं रहेगा आदमी, क्यों रहता, क्योंकि उसके पीट्यूटरी ग्रंथिया से वृद्धि हार्मोन बहुत ही कम निकलता है। ऐसे तो कम निकलता ही है, उससे भी कम निकलेगा, तो याद रखना बौनापन, क्या हो जाएगा, बौनापन शिकायत दिखेगा। तो समझ में आया कि नहीं, तो मतलब अगर मान लो इसका पूछेंगे, ठीक है, अगर अधिक निकल गया तो सिंपल सबको पता चल जाएगा, अधिक निकला तो भैया आकार वृद्धि हो जाएगा, अगर कम हार्मोन निकला तो वो बौना हो जाएगा। ये तो सब सिंपल है, ये छोटा सा टॉपिक है जिसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तुमको लग रहा होगा सर ये सिर्फ पीट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, आंसर है नहीं। जब तुम और आगे क्लास में, जब 12th में जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ से कई प्रकार के हार्मोन निकलता है, लेकिन 10th में सिर्फ एक ही हार्मोन पढ़ना जिसको बोलेंगे वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर हम चैप्टर का ही नाम क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय।
चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसमें कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे बाबू, तो इसीलिए कंट्रोल का तक ही जाना, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसे मास्टर ग्रंथियां क्यों कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ रहा होगा, तो इसका सटीक से जवाब है, जैसे देखो, एक पिट्यूटरी ग्रंथियां और दूसरा ग्रंथि हो जाएगा भैया तुम्हारा थायराइड ग्रंथियां। कहो जी, थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? थायराइड। और है पाराथायराइड, एंड्रिनल ग्रंथियां, जनन ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथियां, ये बहुत सारे ग्रंथियां हैं जिसको ये भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता भैया? कंट्रोल। बाबू मेरे ध्यान से सुनो, अंतःस्रावी ग्रंथियां टोटल 5-6-7 को पढ़ना है, जिसमें से एक मास्टर ग्रंथिया, और यह मास्टर ग्रंथिया का हार्मोन का निकालना भी है, प्लस में इसका एक और काम है, ये अपने जैसे अन्य ग्रंथियों को भी क्या करता है? कंट्रोल रखता है, तो इसीलिए इसे क्या बोला गया है? मास्टर ग्रंथिया। पूछेगा भैया पिट्यूटरी ग्रंथिया को मास्टर ग्रंथिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने जैसे अन्य ग्रंथियां को नियंत्रण करके रखता है, नियंत्रण करके रखता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? मास्टर। जैसे कि हमारा मास्टर तुम सब बोलेगा, काहे मास्टर बोलेगा? हम भी इंसान, तुम सब भी इंसान, तुम सबको यहाँ पर कंट्रोल कौन कर रहा? तो हम कर रहे हैं, तो मतलब हम क्या है? मास्टर। सिंपल सटीक है भैया, इसका कोई ज्यादा फालतू वाला चीज है ही करना नहीं, ठीक ना। अब ये कौन सा भैया है? थायराइड ग्रंथि। ये कहां पर पाया जाता है? इसका स्थान पढ़ लेते भैया, इसका डायरेक्ट यहीं से लिखते हैं भैया, स्थान। क्या लिखते हैं? पहले ये स्थान इसके कहां पाया जाता है, देखना, ट्रेकिया के दोनों साइड, ट्रेकिया के दोनों साइड, ट्रेकिया के दोनों साइड, ठीक नहीं। अच्छा, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। काम क्या है हार्मोन का? ये कार्य क्या है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के उपचय को नियंत्रित करता है, करता है। ये है भैया तुम्हारा थायराइड ग्रंथि, यहाँ पे गले के पास पाया जाता है, यहाँ पे, ठीक है। ये गले के पास पाया जाता कौन भैया? थायराइड ग्रंथियां। सिंपल, इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। काम क्या है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपचयन, मतलब अरे क्या लिखा है? उपचय, ठीक ना, उपचय, ठीक ना, उपचय को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक ना। और यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा भैया, थायराइड ग्रंथियां है वो किस हार्मोन का निर्माण करता है? तो भैया थायरोक्सिन, तुम सब अभी बताए ना रे, थायरोक्सिन। अब ये थायरोक्सिन तभी बनेगा जब शरीर में नमक रहेगा, मतलब हम सब नमक क्यों खाते हैं? तो भैया थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए, अगर थायरोक्सिन हार्मोन को बनाना है तो तुम्हें नमक को ग्रहण करना ही पड़ेगा। नमक जब तक नहीं तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, ठीक ना। कभी काल, अच्छा, मान लो थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो, मतलब मान लो कोई व्यक्ति नमक कम खा रहा है तो थायरोक्सिन क्या भी क्या जाएगा? कमी हो जाएगा। तो जैसे ही थायरोक्सिन का कमी होगा तो उसे एक बीमारी होगा जिसे बोलेंगे भैया घेंघा का बीमारी। क्या बोलेंगे? जिसको ग्लांड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लांड्स, सॉरी हिंदी में रहने दो, घेंघा। अगर मान लो थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो याद रखना, घेंघा की बीमारी होता है। घेंघा की बीमारी कहाँ देखने को मिलेगा? ये तुम्हारा गला क्या जाएगा? फूल जाएगा। गला क्या जाएगा? फूल जाएगा। हालांकि तुम्हारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, लेकिन सच्चाई तुम सबको एक चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? सच्चाई क्या है ये थोड़ा सा हम बताते हैं। देखो बाबू मेरे, ये जो थायराइड ग्रंथियां है इसका काम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना।
और ये थायराइड ग्रंथियां थायरोक्सिन हार्मोन का तभी निर्माण करेगा जब इसको नमक मिलेगा। नमक सही मात्रा में मिल रहा है तो ये निर्माण करता जाएगा। लेकिन कभी काल क्या होता है, इंसान ज्यादा नमक खा लेता है, ज्यादा नमक खाएगा तो होता क्या है, थायराइड ग्रंथियां का आकार बढ़ जाता है। ऐसे क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भैया तुम्हारा क्या जाएगा, फूल जाएगा, जिसको बोलेंगे घेंघा की बीमारी, जिसके कारण थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है। क्या बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है। अब तुम बोलोगे सर जी नमक की कमी से कौन सा बीमारी होता है, यहाँ तो यहाँ पर हम लिखे भैया थायरोक्सिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो याद रखना घेंघा की बीमारी। अब बोलेगा नमक की, तो देखो ऑब्जेक्टिव में शायद तुमको मधुमेह मिलेगा। जब ऑब्जेक्टिव तुम पढ़ोगे तो वहां पर बोलेगा नमक की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो मधुमेह तुमको मारने को मिलेगा। लेकिन अगर हमसे पूछेगा तो कौन होगा, थायरोक्सिन की कमी से कौन सा बीमारी होगा, घेंघा। लेकिन नमक की कमी से हम नहीं बोले हैं। नमक की कमी से कौन सा, तो याद रखना मधुमेह मारना। क्लियर, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में देख रहे। हालांकि जब हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो उसको क्लियर अच्छे से हम कर देंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़े हो, एगो कंफ्यूजन आया तो उसमें हम फंस जाएंगे। आंसर है नहीं बाबू, तुम्हारे पास 100 रुपया है, अगर 1 रुपया हेरा गया तो तुम कभी भी 1 रुपया के पीछे मत भागो, हमेशा 99 रुपया के पीछे भागो कि भैया उसको हमको कैसे बचाना है। अब पूरा कंप्लीटली पढ़ ले, उसके बाद एगो समझ में आया कंफ्यूजन, मम्मी कंफ्यूजन हो गया, अब इसी के पीछे पागल रो, पूरा दिमाग खराब करके पूरा जो पढ़े वो सब के सब क्या हो जाओ, भूल जाओ, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीज क्या नहीं करना है, याद रखना। दूसरा ग्रंथिया क्या है, थायराइड ग्रंथि। कहाँ पाया जाता है, ट्रेकिया के पीछे। कौन सा हार्मोन, मेरे साथ बोलो, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की उपचय को नियंत्रित करता है, ठीक ना। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी होगा, घेंघा की बीमारी। ये कमी तब होगा जब थायराइड ग्रंथि फूल जाएगा, ऐसा होगा फूल। क्लियर। तो ये 2 हार्मोन था जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मतलब 2 ग्रंथियां था जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसको नोट्स करो, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही नोट्स करना, ठीक ना। अच्छा, पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। अगर वृद्धि हार्मोन कम निकलेगा तो भैया वृद्धि कम होगा, मतलब बौना होगा। ज्यादा निकल जाएगा तो भैया खतरनाक हो जाएगा भैया, तो भैया उसको तुम कुछ कर नहीं सकते। 2 ग्रंथियां के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलो अब है क्या, तीसरी ग्रंथियां, सॉरी थर्ड, जिसको बोलते पाराथायराइड। थायराइड स्थान इसका बता देते हैं भैया। स्थान थायराइड के पीछे, थायराइड के पीछे, मतलब थायराइड ग्रंथि ट्रेकिया पाया जाता, उसके जस्ट पीछे में कौन सा ग्रंथि पाया जाता, पाराथायराइड। अच्छा, हार्मोन कौन सा निकलता है ये भी जान लेते हैं। हार्मोन कौन सा निकलता भैया, पता नहीं, क्या पता नहीं, तुम्हारा बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, कार्य क्या है इस जो भी हार्मोन है, तो भैया याद रखना कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। पहले ये बताओ, क्या पीछे वाला 2 ठो याद हुआ, पिट्यूटरी थायराइड। पहले पीछे वाला 2 याद करो भैया, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलो एक और जो लेते, पाराथायराइड भी 3 याद कर लो। पिट्यूटरी कहाँ पाया जाता, जहाँ बिंदी साथ। कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, काम मांसपेशियों तथा। दूसरा थायराइड, कहाँ, ट्रेकिया के पीछे। ट्रेकिया के पीछे कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक नहीं। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इसका काम कैल्शियम, सॉरी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की उपचय पर नियंत्रण। ये कब बनेगा, नमक मिलने से। अगर थायरोक्सिन की कमी हो तो कौन बीमारी, घेंघा की बीमारी, याद रख। उसके बाद पायराथायराइड, थायराइड के जस्ट पीछे कौन सा हार्मोन, पता नहीं, बस काम क्या है, तो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित। उसके बाद 4th नंबर में आता भैया एंड्रीनल। क्या आता है, एंड्रीनल ग्रंथि। एंड्रीनल ग्रंथि स्थान क्या है भैया, स्थान याद रखना
वृक्क के ऊपर, वृक्क बोले तो किडनी, आधे तो किडनी के ऊपर, ऐसे जो किडनी होता है ना, किडनी के थोड़ा सा ऊपर में होता है, उसी को बोलते हैं स्थान में, तो किडनी के ऊपर, वृक्क के ऊपर। अच्छा, हार्मोन कौन सा निकलता है? एंड्रीन, क्या निकलता है? एंड्रीन हार्मोन। कौन सा निकलता है भैया? एंड्रीन। अच्छा, कार्य क्या है? हाँ भैया, यही है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करता? गुस्से, तनाव, डर पर और डर पर नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता। सबसे मोस्ट, जब भी तुमको गुस्सा आता है, अचानक गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्सा कहां से आता है? जैसे ही तुमको कोई गाली दिया, दिमाग में सोचा हमको गाली दिया, ये दिमाग मैसेज भेजा किसको? एंड्रीनल को। एंड्रीनल निकालना कौन सा? एंड्रीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंड्रीन हार्मोन। और ये एंड्रीन हार्मोन जैसे निकाला, तुम्हारा गुस्सा एकदम भड़क जाएगा, गुस्सा तुम्हारा क्या जाएगा? भड़क जाएगा, एकदम खनखना उड़ जाएगा, मार के कपार उपार फाड़ देगा। फिर बाद में दिमाग से सोचेगा बेकार की, बताए थे ना, बताए थे ना। तो भैया यही जो है एंड्रीनल ग्रंथि है, जिससे एंड्रीन हार्मोन होता है। यही क्या करता है? हमारे गुस्से, तनाव और डर का क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब इसी के निकलने के कारण हमारे दिल की धड़कन का गति क्या हो जाता? तेज। तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन सी हार्मोन के द्वारा हमारे धड़कन का गति तेज होता है? एंड्रीन हार्मोन। चाहे पूछेगा हमारे दिल की धड़कन को तेज करने वाले हार्मोन किस ग्रंथिया से निकलता? तो याद रखना छुटुआ, एंड्रीनल ग्रंथि। अब याद रखना, हम कहा बोले? 10वां में। 10वां में बहुत कम तुमको पढ़ने को मिलेगा। जब बड़ा हो गए तो यही पता चलेगा कि इससे कम से कम 5 प्रकार के हार्मोन निकलता। तुम्हारे भारतीय भवन के बुक में दिया हुआ, पर एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम ना पढ़ें। हम सिर्फ एक चीज पढ़ाएं ताकि तुम सबको दिक्कत ना हो। यहीं से बस क्वेश्चन भी यहीं से इतना ही पूछा जाएगा। अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो हम क्या बोले? जब हम पढ़ा रहे तो तुम्हारा 90% क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन वो 10% तुमसे क्वेश्चन हम हर बार बोलते हैं जब भी पढ़ाते हैं। जैसे कि नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ा रहे हैं बबुआ, तो इससे तुमको जब पढ़ा दिया चैप्टर खत्म, तो 90% क्वेश्चन यहाँ से तुमसे बन जाएगा, पर 10% नहीं बनेगा जब तक हम ना बताएंगे तब। तो वो 10% के चक्कर में ये 90% गपत नहीं करना। हम बार बार यही बोलेंगे। जब हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवाएंगे तब देखा जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या भैया, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? क्या समझ में आया कि नहीं? एंड्रीनल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है भैया? वृक्क के ऊपर। कौन सा हार्मोन? एंड्रीनल। काम क्या है? गुस्से, तनाव और डर पर यह हार्मोन हृदय की गति को तेज कर देता। बस यही लिखना, ठीक ना। उसके बाद 5वां हार्मोन जो है उसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय अरे यार, अग्नाशय हमको लिखना था, अग्नाशय। अब अग्नाशय ग्रंथि के बारे में तो तुम सबको बताने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि पाचन तंत्र में तुम पढ़ चुके हैं। स्थान क्या है? स्थान क्या है? तो भैया अमाशय के नीचे, अमाशय के नीचे, मतलब जो पेट होता है ना, पेट के जस्ट नीचे। अच्छा बता बाबू, अग्नाशय का काम की है 3 गो पाचक रस का, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों रस का निर्माण करना। लेकिन हार्मोन भी निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालता है? तो याद रखना, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। अच्छा बाबू, काम क्या है? कार्य क्या है? तो भैया सुक्रोज की मात्रा पर नियंत्रण। सुक्रोज की मात्रा पर नियंत्रित करता। क्लियर? अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? अमाशय के नीचे। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। बस क्या करता? सुक्रोज की मात्रा पर नियंत्रित। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर मान लो इंसुलिन हार्मोन का कमी हो जाए तो
तो तुम सबको याद रखना बीपी लो होगा, क्या होगा, बीपी ज्यादा होगा तो बीपी क्या होगा तुम्हारा, हाई होगा। बीपी लो और बीपी ऐसे नहीं बोल सकते हो, हाँ यही बोलो, एनर्जी की कमी, क्या हो जाएगा, एनर्जी की कमी। और ज्यादा होगा तो एनर्जी तुम्हारा हाई होगा। और जब एनर्जी हाई होगा तो गांव में वो कहावत है, कोढ़िया बैल जब उमताता है तो अरियो को जोत देता है। देखता ना खेत रहता है तो अरियो को, कोढ़िया बैल उमताता तो अरियो को जोत देगा। एनर्जी होगा ज्यादा तो भैया इधर कूदेगा उधर कूदेगा, जो नहीं करने का वो करेगा। एनर्जी। हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, जो अमाशय के नीचे रहता है। इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इसका कार्य है सुक्रोज की मात्रा को नियंत्रित करना। अगर गलती से बढ़ गया। हेलो गाइज, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के नीचे पाया जाता है, जिससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। ये सुक्रोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। पूरा अलाउंस करके पता चले कि भैया पूरा गांव सुन जाए कि भैया फलन में पढ़ा रहा है, ऐसे करेगा। तो यही लिए तुम सब थोड़ा सा दिक्कत रहना, ठीक है। तो भैया 5 ग्रंथि और छठा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथि है, तो भैया कहाँ आप लिखे, चलो थोड़ा सा। क्या तुम्हें ये तीनों याद हुआ? लेकिन हम तीन को पूछेंगे नहीं, हम पूछेंगे पीछे वाला दो, पिट्यूटरी तो थायराइड और पाराथायराइड। हालांकि पाराथायराइड तो यहाँ पर लिख दिए। तीन तीन को ग्रुप बना लो, 3 को ग्रुप, पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड। भैया जब भी हम तुमसे पूछते हैं जल्दी जल्दी बोलो, नहीं सोच सोच के बोलो। फिर से बोलो सोच के, पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड। तीनों का पहले स्थान बताओ। थायराइड जहाँ बिंदी साटती, पिट्यूटरी रे, पिट्यूटरी जहाँ बिंदी साटती, थायराइड ट्रेकिया के पीछे, पाराथायराइड थायराइड के पीछे। ध्यान से, पिट्यूटरी, थायराइड पीछे, पाराथायराइड थायराइड ग्रंथिया के जस्ट पीछे। तीनों से कौन कौन हार्मोन निकलता है? पिट्यूटरी से वृद्धि हार्मोन, थायराइड से थायरोक्सिन, पाराथायराइड से पता ही नहीं। अच्छा, पिट्यूटरी ग्रंथि के और नाम है मास्टर ग्रंथि का है, का कि भैया वो ढेर चीज पर। चलो अच्छा, काम क्या है सबके हार्मोन का? उकर मांसपेशियों वृद्धि करता, मांसपेशियों हड्डी का विकास करता। अच्छा, थायरोक्सिन का वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के उपचयों पर नियंत्रण। हर बार तुम सब भूलता है, तो जो भूलता है उसी को ज्यादा याद करो। हम बार बार बोलेंगे कि सब चीज जो तुमको याद रहा था उसको कम थोड़ा ध्यान दो, लेकिन जो चीज तुमको याद नहीं होता उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। जैसे कि ये वाला तुम हर बार बोल रहा है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपचयों पर नियंत्रण। पाराथायराइड का कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण। अच्छा, मान लो अगर कमी हो जाए, सबके हार्मोन ज्यादा आ जाए, तो जैसे कि थायराइड के ज्यादा होगा तो सॉरी थायराइड नहीं, पिट्यूटरी। देखो हम बोल रहे उल्टा पुल्टा दिमाग से, क्योंकि हम सोचकर नहीं बोल रहे, लेकिन तुम सबको दिमाग से सोचकर फिर से सोचते नहीं। पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, जो कि कम निकलेगा तो बहुना, और थायराइड से अगर ज्यादा निकलेगा तो घेंगा की बीमारी, गला फूल जाएगा, समझ में आएगा। और कम निकलेगा भैया उसमें तुम्हारा उपचय थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, पाराथायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? काम भले कैल्शियम की मात्रा, ठीक है। तो ये 3 को हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और ये 3 को फिर से क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। एक और है जिसको बोलते हैं जनन ग्रंथि। क्या भैया? जनन ग्रंथि। यहाँ पे लिखते हैं छठा, कितना भैया? छठा, जनन ग्रंथि। अब देख, जनन ग्रंथि 2 गो होता है। एक होता है वृषण, एक होता अंडाशय। क्या होता? अंडाशय। मतलब बोल सकते हैं छठा ही सातवां, 2 को ग्रंथि है। जनन ग्रंथि कितने होता है? 2 ग्रंथि, एक वृषण एक अंडाशय। ये नर वाला ग्रंथि है और ये मादा वाला ग्रंथि है। अब देखो इसमें थोड़ा सा तुमको होगा कंफ्यूजन। क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन। क्यों कंफ्यूजन होगा? क्या कि हम जनन ग्रंथि पढ़ रहे हैं, और अगला चैप्टर तुम जब पढ़ोगे तो वो चैप्टर का ही नाम है जनन। वो चैप्टर का नाम है जनन। अब जनन में ही तुमको कंप्लीटली ये सब चीज समझ में आएगा कि भैया वृषण क्या है, अंडाशय क्या है। फिलहाल हम वो नहीं, अब ये कहाँ होता है ये हम उसी क्लास में पढ़ेंगे। खाली बस इतना जान लो कि ये नर में पाए जाने वाला ग्रंथि है और ये मादा में पाए जाने वाला ग्रंथि। फिर से, वृषण जो है वो नर में पाए जाने वाला ग्रंथि और अंडाशय में मादा में पाए जाने वाला ग्रंथि।
ठीक नहीं। अच्छा, ये कौन सा हार्मोन का निर्माण करता है? तो याद रखना, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टो, ठीक नहीं। ब्रीसन से कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, इससे भी दो हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रो प्रोजेस्टेरोन, एक होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बोलो, अच्छा एंड्रोजन बोलते हैं इसको, सॉरी एंड्रोजन या एस्ट्रोजन, पता नहीं, भूल रहे हम, शायद एस्ट्रोजन बोलते हैं। हाँ, एस्ट्रोजन, ठीक नहीं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, क्लियर। हालांकि जब पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा तुम सबको याद रखना, ये सब मिला हटा दे, ये कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा फिर से। जनन ग्रंथियां कितने होते हैं? दो, ब्रीसन और अंडाशय। ब्रीसन नर वाला है, अंडाशय मादा वाला। ब्रीसन का सिर्फ एक ही काम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। अब देख भैया, ये हार्मोन कब बनेगा? जब तुम्हारा उम्र हो जाएगा 14 वर्ष। ये हार्मोन जैसी बनेगा तो तुम्हारा दाढ़ी आएगा, मूछ आएगा और आवाज में तुम्हारा चेंजेज होगा। जैसे कि तुम सब देखा होगा, कभी कभी बच्चा से जिसको सुनता होगा तो सुनता रहता होगा, लेकिन अचानक वो बीच में कहीं जाता है और 2-4-5 साल के बाद आता, उसका आवाज सांड नियर भारी लगेगा। जब बच्चा रहेगा तो ऐसे बोले, हेलो गाइस, चल चल, इतना पता रहेगा। और जब वो आएगा बाहर से कहीं से 2-4 साल के बाद, तो ढकरेगा एकदम सांड नियर, चलो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं, ऐसा आवाज दिखेगा। तो वो आवाज भारी हो जाता है, किसके कारण? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। ये कब निकलेगा? 14 साल के बाद। ये हार्मोन निकलेगा तो देखो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले नंबर, लड़का के दाढ़ी मोछ आना शुरू, आवाज उसका हो जाएगा भारी, और ये गले में देखो मेरा कुछ दिख रहा है निकला हुआ, बचपा में नहीं रहेगा, लेकिन जैसी उम्र बढ़ेगा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा तो तुम्हारा ये वाला भी धीरे धीरे निकलना। समझ में आ गया? और गुड न्यूज कि तुम शादी करोगे तो तुम्हारा संतान भी उत्पन्न हो जाएगा जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा तब। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? पहला काम इसका, दाढ़ी मोछ आने का लक्षण, आवाज का भारी कर देता, कंठ निकल जाता है, यहाँ पे कंठ निकल जाता, प्लस में शुक्राणु का बना, शुक्राणु निर्माण कर देता है, जिसके कारण तुम्हारा संतान उत्पन्न होता है। हालांकि ऐसे याद कर लेना, शुक्राणु निर्माण करता है, शुक्राणु निर्माण करता है। आगे जब पढ़ोगे तो इसका सब का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब महिला में आते हैं, अंडाशय से उसका दो हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दोनों मिलकर क्या काम करता है? ये कब निकलेगा महिला में? तो याद रखना 12 वर्ष, 12 वर्ष में, 12 वर्ष में निकलना शुरू होगा। अब ये काम क्या करता भैया? तो जैसे ये हार्मोन निकलेगा महिला में तो सबसे पहले उसके शरीर का आकार तेजी से वृद्धि करेगा। समझ में आया? हाँ। तुम सब देखता होगा ना बहनियर के, जैसे कब सा छोटी बहन है तुरंत बड़ी हो जाएगी, तुरंत, अरे कोठी हो जाती है, कोठी। फिर उसी से पूछते क्या खाती है रे, फिर पता चला कि वो खाती कुछ नहीं बेचारी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जब 12 वर्ष में उसका स्रावित होता है तो उसके शरीर में तेजी से क्या हो जाता है? वृद्धि होता है। मतलब वो जल्दी से भैंस हो जाएगी, मोटा हो जाएगी, और उसके बाद बड़ा भाई पर भी क्या कर देगी? वो हमला। पहला काम उसका, शरीर तेजी से क्या करता? सॉरी, शरीर क्या करता? तेजी से, शरीर तेजी से वृद्धि। दूसरा काम, उसके स्तन का आकार बढ़ता है, स्तन का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक नहीं? और उसके बाद अंडाशय बनने लगता है। क्या बनने लगता है? अंडाशय बनना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। मतलब वो भी मां बनने के लिए तैयार। लेकिन हमारे कानून में ये 12 वर्ष में शादी करना क्या है? गलत है नियम। क्या है गलत? अब देखो बाबू मेरा, सिंपल बोलेगा सर जी जब मां बनने के लिए तैयार है, भगवान उसको बनाने के लिए तैयार है, तो हम सब कौन होते रखने वाला? अरे लेल कहीं का, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग देख रहा होगा तो वो भी थोड़ा सा समझिएगा। आम का मान लो एगो पेड़ लगाए, देखता ना आजकल कनेलिया एगो लग जाता है, कनेलिया लग जाता है और उसका डांड पतले सा रहता है, टिल्लू टिल्लू सा पतरा रहेगा, और उसका फूल बाप रे गर्दा कर दिया जाएगा, भर जाएगा, और आम फर फर के क्या जाएगा? लथड़ जाएगा। तो उसमें आदमी क्या कर देगा? टेंगा बांध देगा ऐसे करके, ताकि आम टूटे ना, फल ना, गाछे ना टूटे। क्यों लगाते हो? ताकि भैया आम का पकड़ मजबूती रहे,
और आम का जो जो तना मतलब वो जो तना था वो क्या था, कमजोर, क्या था, कमजोर, लेकिन फिर भी उसमें फल आ चुका है। अब फल उसमें वो आम में इतना शक्ति नहीं कि वो फल का वजन सह सके, इसीलिए वो लप जाएगा, टूट के गिर जाएगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, डंटा बांधे। तो सेम उसी तरह 12 वर्ष में माँ बनने के लिए तैयार, पर अभी उम्र नहीं हुआ, अभी उसका शरीर कोमल मतलब बहुत मतलब पतला एक तरह से मानो, जो कि एक आम के पेड़ का तरह है, जिसमें अगर फल आ जाएगा तो वो टूट जाएगी, जल्दी वो झुक जाएगी, जल्दी उसका शरीर बुढ़ापा की ओर चल जाएगी, मतलब वो बहुत कम उम्र में बूढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए इस पर सरकार क्या कर दिया गया, पाबंदी लगा दिया गया, 12 वर्ष में भले हो जाओ पर शादी करना तुमको 18 वर्ष में, कितना, 18 वर्ष, ठीक ना। तो ये चीज तुम सबको क्या करना, ध्यान देना। तो ये है भैया कुछ हार्मोन और कुछ हार्मोन की ग्रंथियां, वो 3 गो, प्यूट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड, उधर कर दो, इधर कर दो एंड्रिनल, अग्नाशय, जनन ग्रंथि, ये सबको क्या कर दो अलग। तुम्हें हर एक हैंड राइटिंग नोट है, पहले बता देते भैया हम तुम सबको कौन नोट्स देते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स। भैया थंबनेल में जितने भी चीज लिखा हुआ है ना बाबू, वो सब सही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सब सही। तुमको थंबनेल हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा, और पता नहीं एगो लिखे पढ़ाने का तरीका अलग है, अब तुम ही सब बताओगे अलग है या सही है, वो तो बाद में पता चल जाएगा जब व्यू आना शुरू होगा तो, ठीक ना। सब कहाँ पाया जाता है, सबका काम क्या है, ये आराम से हम पढ़ चुके हैं। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना बाबू मेरे, याद करना है, क्या करना, याद। जिस तरह से पिछली क्लास वाला याद किया उसी तरह से हम क्या बोले थे, दिमाग से सोचोगे याद हो जाएगा। और मान लो ट्यूशन में मतलब हम हर बार तुम सबको याद नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर भी तुम सबको क्या करना है, किसी भी चीज को याद कैसे करना। अच्छा एक काम करते हैं, हम एक वीडियो ही बना देते हैं कि भैया कि कोई भी चीज को याद कैसे करें, अच्छा यही यहीं से कर देते हैं भैया। मान लो कोई टॉपिक है, हमें कुछ चीजें की याद करना है, तो कैसे याद करें, तो सिंपल हम तुम सबको बोलेंगे कॉपी पे लिखो और आंख मूंद कर बढ़िया से क्या करो, याद करो। पहले आराम से नाम देख लो, जैसे कि पीट्यूटरी ग्रंथियां, तो आराम से हम देख लेंगे पीट्यूटरी ग्रंथियां, फिर थायराइड ग्रंथियां, फिर पाराथायराइड, फिर एंड्रिनल, फिर अग्नाशय, फिर जनन। पहले सबका नाम याद कर लो। अच्छा एक ही याद करना है, तो पहले एक ही याद कर लो। पहले पीट्यूटरी ग्रंथिया के बारे में, पीट्यूटरी ग्रंथिया कहाँ पाया जाता है, कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, काम मांसपेशियां और हड्डी का वृद्धि करना। क्या ये 3 चीज तुम्हें याद होगा, कहाँ पाया जाता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका काम क्या है, इसे मास्टर ग्रंथिया क्यों कहा जाता है, ये भी हम तुमको बता दिए। क्या तुम्हें याद हुआ, जैसी ये याद हुआ खत्म करो, भूल जाओ कि तुम इसको याद किया, फिर अगला याद करो। थायराइड कहाँ पाया जाता है, ट्रेकिया के पीछे, कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन, क्या करता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के उपचयों पर नियंत्रण करता है। क्या तुम्हें ये याद हुआ, आज तो ये किया, पर ध्यान पीछे वाला पर भी दो, पिट्यूटरी ग्रंथियां, उस पर भी 1 2 हो गया। अब फिर क्या करो, तीसरा याद करो, पाराथायराइड, थायराइड के पीछे कौन हार्मोन पता नहीं, काम कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये 3 हुआ। अब इन तीनों के एक ग्रुप बना के कॉपी को झाप दो और पूछो खुद से कि तुम्हें याद हुआ या नहीं, और अपने मन से पूछो कि भैया थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथियां, स्थान बिंदी जहां सड़ते हो, कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, कौन सा काम, अरे भुला गए, हाँ हड्डी और मांसपेशियों पर नियंत्रित। ऐसे याद आएगा, अचानक याद करोगे तो बहुत खुशी तुमको मिलेगा, ठीक ना। तो ये आज 3 को तो याद करा दिए, ये 3 को तुम सबके अथी पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ ये तुमको मिल जाएगा नोट्स में, जनन ग्रंथियां 2 होता है, विरेचन और अंडाशय, ये नर वाला है, ये मादा वाला है। विरेचन कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है 14 वर्ष में, इसका लक्षण बता दिए, काम करता है, दाढ़ी उड़ी जब बनेगा तो आ जाएगा, ये भी देख ठीक ना। और कल की क्लास में हमने बताया था कि एक टॉपिक और जो छूट गया उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती चाप। आज चैप्टर हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक था और आज चैप्टर हो जाएगा खत्म। टाइम क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, एक काम करो पानी पी लेते हैं। जनरल में एस्ट्रोजन ने हार्मोन लिखा था माधव ने। अब देखो यहाँ पर तुमको बहुत कंफ्यूजन होगा, नर हार्मोन और मादा हार्मोन। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, कैसे याद करेगा, लड़का टेढ़ होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो से टेढ़ा, टेढ़ा बच्चा, बस ये याद हो गया, फिर दोनों अपना याद हो जाएगा।
ठीक नहीं। अब है भैया, बोलेगा सर जी ये काहे लास्ट में पढ़ा है, प्रत्यावर्ती चाप। प्रत्यावर्ती क्रिया को मेरु रज्जु के द्वारा निमंत्रण लिख रहे लोग, नियंत्रण करना प्रत्यावर्ती चाप कहलाता है। प्रत्यावर्ती चाप कहलाता, समझे। अब भैया प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है, तो अचानक, जैसे तावे गरम रोटी बना रही है, तावे पे हाथ चला गया, अचानक हटा लिया, तो जो भी काम अचानक होता है उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया। प्रत्यावर्ती क्रिया मतलब काम, प्रत्यावर्ती क्रिया मतलब अचानक का। यहाँ पर लिख देते हैं अचानक भी, तुम सब लिख लेना अचानक कार्य किसके द्वारा आता, मेरु रज्जु। कोई मक्खी काटा या मान लो तावे पे तुम्हारा हाथ चला गया, अच्छा कुछ भी हुआ अन्य चीज, तो अचानक होता है, क्या होता है, अचानक होता है। तो कोई भी चीज जब अचानक हो रहा तो वो दिमाग के द्वारा नहीं होता, किसके द्वारा होता, तो ये मेरु रज्जु के द्वारा। जैसे कि जस्ट इमेजिन करो कि साइकिल चला रहे हो, अचानक बच्चा आ गया आगे में, तो अचानक ब्रेक मार दिया, तो ये किसके द्वारा हुआ, मेरु रज्जु के द्वारा। किसके द्वारा हुआ, मेरु रज्जु के द्वारा, क्या कि ये अचानक हुआ। तो जब मेरु रज्जु अचानक की कार्य को नियंत्रित, मतलब दिमाग को, मतलब सारा मैसेज शरीर से जाता मेरु रज्जु के पास, मेरु रज्जु कहाँ पहुंचा था, ब्रेन के पास, लेकिन अचानक कार्य को मेरु रज्जु दिमाग पर जाने नहीं देता, ये अपने ही क्या कर लेता, कंट्रोल कर लेता। तो यही कंट्रोल को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती। हालांकि ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता, किसमें, 5 नंबर में, और 2 नंबर में कैसे देगा, लेकिन 5 नंबर में कैसे देगा, तो पहले नंबर लिखना का प्रत्यावर्ती चाप कैसे होता है। तो सबसे पहले, अरे भैया प्रत्यावर्ती चाप क्या है, मेरु रज्जु के द्वारा शरीर को नियंत्रित करना प्रत्यावर्ती चाप कहलाता है, बस। अरे अचानक काम क्या करता, लेकिन करता है। तो मस्तिष्क का क्या काम है, पहले संवेदनाओं को ग्रहण करना, फिर उसको अनुरक्षण करना, मतलब देखना कि क्या है नहीं है, फिर उसको रिलीज भी करना, सूचनाओं का भंडार कहते हैं। तो वही इसका विचार है। पहले भैया संवेदीग्राही, मतलब संवेदनाओं को ग्रहण करना, संवेदनाओं को ग्रहण करना, मतलब कहाँ से ग्रहण करता है, संवेदग्राही अंग। अगर कल की क्लास आद हो तो संवेद ग्राही अंग, संवेद ग्राही अंग जैसे कि त्वचा होता है, सबसे बड़ा क्या था, त्वचा, कान, नाक, जीभ, ये सब क्या है, संवेद ग्राही। जैसे जीभ पे लिए तीता, मतलब तीखा लिया कर रहा है, मैसेज दिमाग को चला गया, भैया ये तीखा खा लिया, समझ में है ना। तो ये है सब। और हालांकि होता जो तुमको क्या करेंगे, हम नोट्स में दे देंगे, नोट्स में आराम से दे देंगे, तुम आराम से क्या करना, लिख लेना। 2 नंबर में रहेगा तो यही वाला मार देना, 5 नंबर में गए तो 1, और 2 नंबर में जैसे लिखा रहेगा, 3 नंबर में से लिखा रहेगा, 4 नंबर में से लिखा रहेगा, आराम से क्या कर लेना, लिख लेना। बहुत लंबा लंबा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखने के लिए थोड़ा सा, हालांकि दिमाग वाला भी लिख दोगे तो काम ये बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम लास्ट में क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, तुम सब आराम से कर लेना। बाकी बात कुछ ही है नहीं। अब है क्या ये चैप्टर में, अब तुम सब ये चैप्टर पढ़ लियो पूरा कम्प्लीटली, जस्ट इमेजिन करो, फील करो, पीछे जाकर सोचो कि ये चैप्टर बहुत ही क्या है, छोटा है। बस इसमें मात्र बोलो तो हम कितने चीज पढ़े, 2 चीज, पेड़ पौधा में नियंत्रण एवं समन्वय और जंतु। तब पेड़ पौधा भी 2 तरीका से होता है, एक अनुवर्तन गति, एक रासायनिक यानी कि हार्मोन के द्वारा, और इसमें भी 2 तरीका, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन। तंत्रिका तंत्र में मेरु रज्जु मस्तिष्क और न्यूरॉन के बारे में पढ़े, उत्तक पुत्तक, ये फिर हार्मोन के बारे में अभी तुरंत जस्ट पढ़े, 6 हार्मोन, 3 हार्मोन ऊपर, 3 हार्मोन, 3 हार्मोन ऊपर कौन कौन रखेगा, पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड, एंड्रिनल, अग्नाशय, जनन, बस और कुछ है ही नहीं। तो आज की क्लास इतना ही तक। अब देखो इतना पढ़ लियो ना तुम सब, अब जाके करना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। हर हाल में 1-2 दिन तब तक वीडियो जनरल वाला नहीं आएगा, लास्ट बाद में आएगा। पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तुम सब क्या करो, कंप्लीटली कर लो। अब भैया मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं बनता, कुछ क्वेश्चन नहीं बनता, तो फिर ऑफलाइन वालों के लिए तो हम हैं, ऑनलाइन वालों तुम सब क्या करोगे। सबसे पहले बताए थे कि हम तुम सबको कि नोट्स तो हम दे देंगे,
पर इस सब का क्वेश्चन आंसर बनाना तो तुम्हारे पास बुक होना चाहिए। कितना क्या होना चाहिए? बुक। कितने बुक? 2। एक तो होना चाहिए क्वेश्चन बैंक, एक होना चाहिए भारतीय भवन वाला बुक। उससे भी तुमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन बैंक वाला भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। हालांकि रुको पहले नंबर, बुक तुम्हारे पास 3 होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव का भी बुक होना चाहिए। किसका? ऑब्जेक्टिव का। और ऑब्जेक्टिव में जाकर देखो नियंत्रण एवं समन्वय कहाँ पे है, पूरा खोजो। बायोलॉजी में देखना नियंत्रण, उसका ऑब्जेक्टिव देखो, सब ऑब्जेक्टिव बनाओ। जो जो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा उसको ऐसे क्या करो, घेरा मार लो। तुम्हारे पास तो ऑफलाइन का टीचर, अगर ऑफलाइन जाते हो तो ऑफलाइन वाला सर से पूछ लेना, अगर नहीं ऑफलाइन जाते हो तो तुमको हम एगो ऐप बोलते हैं। आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मतलब ऐप आता है एआई, जैसे कि चैट जीटीपी, जेमिना या गूगल भी बोल सकते हो। हम सब से, अगर तुम्हारे पास सैमसंग का फोन है तो इसका तब मस्त है जेमिना। तब क्या है? जेमिना। और रेडमी का भी है तो जेमिना, पर अदर फोन है तो हम नहीं अब कभी तक यूज किया, हम सैमसंग तक यूज किया, सैमसंग वन प्लस ये सब में जेमिना अच्छा चलता है। क्या बोलते हैं? जेमिना। पता नहीं जेमिना कैसे लिखता है, एक कम मतलब जेमिनी, हाँ जेमिनी, JMINI ऐसी शायद रहता है, ऐसे ही जेमिनी ऐसे रहता है। वो ऐप को तुम सब क्या करो, लोड कर लो, डाउनलोड। और उसमें तुम हिंदी में क्वेश्चन पूछोगे तो हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछना चाहते हो तो इंग्लिश में, ठीक नहीं। लैंग्वेज तुम सब अपना चेंज कर लेना भैया पूछने का, जैसे कि हम हिंदी में पूछेंगे तो हिंदी में, जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव पूछना है। अच्छा नहीं भी कुछ करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में लिखने वाला पर एगो आएगा प्लस नाम कैसे चिन्ह, वो प्लस पर डालोगे तो आएगा कैमरा फोटो, तो कैमरा पर ले जाकर वो ऑब्जेक्टिव का फोटो खींच कर दे देना। अब बोलना कि सोल्व कर दो, वो मस्त से तुमको समझा कर दे देगा। तुम्हारा चाहे 1 नंबर वाला हो, चाहे 2 नंबर वाला हो, या तो चाहे 5 नंबर वाला। अगर 5 नंबर वाला रहेगा तो तुम बोल देना कि ये 5 नंबर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर या क्वेश्चन है जिसका जवाब हम बिहार बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखें। एकदम सटाक से मस्त सा जवाब देगा, मस्त से तुम सब क्या करना, लिख लेना, ठीक है। हालांकि अगर नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम्हारा मास्टर है, जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करवाएंगे कर लेना हैंडल। टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। मोबाइल अगर खुद कर सकते हो कर लेना, नहीं तो फिर तुम्हारा मास्टर है ही, हम तुम सबको कर लेंगे। ये हर हाल में बुक होना चाहिए, खास करके ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक तो होना चाहिए तुम्हारे पास। जो अगर 400 प्लस नंबर लाना चाहते हो उसके पास ये 2 बुक होना चाहिए। अगर जो 450 प्लस लाना चाहते हैं उसके पास ये वाला भी बुक होना चाहिए। बुक में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और सभी से तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक से जाकर देख लेना। और क्वेश्चन बैंक में एगो आता है जैसे कि टॉपिक बाई क्वेश्चन, जैसे कि आज हम मंगवाए हैं एक क्वेश्चन बैंक 10th वाले को, जिसमें बोलते हैं ब्रिलियंट का, नहीं ब्रिलियंट का नहीं, देखो आज ही लाया है बंदा क्वेश्चन बैंक, ये देखो ब्रिलियंट का। यहाँ पे देखो लिखा रहेगा, कोई भी क्वेश्चन लेना, यहाँ पे देखो लिखेगा चैप्टर वाइज एस टॉपिक वाइज, ये वाला लिखा रहेगा तभी लेना, अन्यथा मत लियो। अगर मेरे पास पढ़ रहे हो तो लिखा रहेगा चैप्टर बाई टॉपिक वाइज, तभी वो क्वेश्चन बैंक लेना, अन्यथा नहीं लेना। और ऑब्जेक्टिव का बुक तो ले ही लेगा, भारतीय सब ठीक तुम्हारे पास होगा। और इसका क्वेश्चन आंसर करना, अगर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो जेमिनी पे जाकर आराम से रगड़ दो। जैसे कि भारतीय वन से तुम बना रहे हो, जो जो नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं बनेगा तो जेमिनी पर रपेट देना, ठीक है। गूगल से पूछ लो, जो तुम्हारा क्वेश्चन मन में रहेगा, जिसे जैसे पूछना ना अपनी भाषा में पूछेगा उस तरह से वो जवाब देगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते, तुम सब अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त से। चैप्टर खत्म हो चुका है, इसका सब काम अपना कर लेना। और 1-2 दिन में हम ऑफलाइन वाला भी करके फिर जानना स्टार्ट कर लेते हैं। बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, फिर फिजिक्स खत्म करेंगे, फिर केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।